हेलो बच्चों, मैं पवन सर। चलिए आज आप लोग को हम डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए कौन एग्जाम दिया जाता है, यानी नीट एग्जाम क्या है, नीट एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं बाबू। समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग अभी क्लास 9 और 10th में हो, तो क्लास 9 और 10th में आप जितना इस एग्जाम के बारे में समझ सकते हो उतना ही चर्चा करेंगे बाबू। और इस एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल में, जैसे आप 11 12 में साइंस लेकर के पढ़ोगे, पूरा बेहतरीन तरीका से समझोगे बाबू। और अच्छा तरीका से नीट का एग्जाम तैयारी करके आप एक बेहतरीन रैंक के साथ एमबीबीएस का कोर्स करके आप भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। तो चलिए आज नीट एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं बाबू। क्लास 9 10 11 12 तक ही समझ लेना है हर कंपटीशन के बारे में। अब ये बहानाबाजी नहीं कि हम लोग को नहीं बताया गया था, हम लोग नहीं जानते थे, नहीं तो हम लोग भी एग्जाम निकाल सकते थे, हम लोग भी ये कर सकते थे, हम लोग भी वो कर सकते थे, हम लोग भी ये नौकरी ले सकते थे, हम लोग भी वहां पहुंच सकते थे। अब समय बदल गया बाबू, कोई बहानाबाजी नहीं। आपको हर कंपटीशन के बारे में किन्हीं ना किन्हीं के द्वारा क्लास 9 10 11 12 में ही बता दिया जाएगा। इससे आप अपना लक्ष्य को आसानी से निर्धारित कर सकते हो, जिससे आप अपना सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो और एक अच्छा मुकाम पर पहुंच सकते हो बाबू। तो चलिए डॉक्टर कैसे बनते हैं, यानी नीट का एग्जाम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं बाबू। सबसे पहले नीट जो है बाबू एक एग्जाम का नाम है। नीट एक एग्जाम का नाम है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, यानी एमबीबीएस का कोर्स करना है बाबू, डॉक्टर जो बनते हैं उनका पढ़ाई लिखाई का कोर्स का क्या नाम है, एमबीबीएस। अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं बाबू तो आपको सबसे पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा और उसी एग्जाम का नाम होता है नीट। उसी एग्जाम का नाम क्या होता है बाबू, नीट, NEET, नीट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम का नाम है बाबू। नीट एक एग्जाम का नाम है और इसी एग्जाम को जो बच्चे लोग पास करते हैं, अच्छा रैंक के साथ पास करते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है और एमबीबीएस का कोर्स करके एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं बाबू, एक बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत और समझते हैं इसके बारे में बाबू। इस एग्जाम को कौन दे सकता है? इस एग्जाम को 12th क्लास में जो लड़का साइंस लेकर के पढ़ता है बाबू, 12th क्लास में जो लड़का साइंस लेकर के पढ़ता है और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो लड़का लेकर के पढ़ता है, या जो लड़का या लड़की, जो भी बच्चे लोग साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हैं 12th क्लास में, वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं बाबू। यानी नीट एग्जाम अगर आपको देना है तो सबसे पहले आपको साइंस लेकर के पढ़ना होगा और साइंस में भी आपको बायोलॉजी रखना होगा बाबू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बाबू। सुने, बायोलॉजी रखोगे तभी आप कोई भी मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं बाबू, तभी आप कोई भी मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं बाबू। अगर आपको मेडिकल का कोर्स करना है तो आपको साइंस लेकर के पढ़ना होगा और उसमें भी बायोलॉजी लेकर के पढ़ना होगा, समझे बाबू। तो इस एग्जाम को कौन दे सकते हैं? जो 12th पास कर जाएंगे, है ना। साइंस लेकर के पढ़ना चाहिए और उसमें भी कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जी, समझे। दूसरा बात बाबू, इस एग्जाम को देने के लिए, नीट एग्जाम को देने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए बाबू, 17 साल। यानी आप साइंस लेकर के 12th पास किए, है ना, और अगर आपका 17 साल हो गया तो आप आसानी से इस एग्जाम को दे सकते हैं बाबू। नीट का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो और इस एग्जाम को दे सकते हैं बाबू, समझे बाबू। इसका मैक्सिमम एज क्या है ना, इसका मैक्सिमम एज क्या है नीट एग्जाम देने के लिए? चलो आप समझ गए, मिनिमम एज 17 साल है बाबू। मैक्सिमम एज कितना है? मैक्सिमम एज नो कंडीशन बाबू, जब तक आपका मन करे, जब तक आपका मन करे बाबू, जब तक आपका मन करे, जब तक आपका मन करे इस एग्जाम को दे सकते हो बाबू। कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम एज का। हमको लगता है एक ऐसा ही एग्जाम है जिसमें अभी तक मैक्सिमम एज पर कोई लिमिट नहीं बाबू। यानी नीट का एग्जाम आपको जब तक मन करे तब तक देते रहिए बाबू। मिनिमम एज कितना है? 17 साल। 12th में क्या होना चाहिए? साइंस। साथ में क्या होना चाहिए? बायोलॉजी। जैसे आपका 17 साल हो गया, आप इस एग्जाम को भर सकते हैं बाबू, आराम से बैठ सकते हैं। मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं, जब तक आपको देने का मन है तब तक देते रहिए बाबू, समझे। साथ ही बाबू 12th क्लास में जो लड़का साइंस लेकर के पढ़ेंगे, उनका रिजल्ट में अगर वो जनरल है तो उनको 50% रिजल्ट होना चाहिए बाबू, 50%। और अगर वो ओबीसी है या SC ST है बाबू तो उनका 40% रिजल्ट रहेगा, तभी वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं बाबू। यानी रिजल्ट जनरल का 50% होना चाहिए 12th में, साइंस लेकर के पढ़ा होना चाहिए, रिजल्ट कितना होना चाहिए? 50%। और ओबीसी SC ST का कितना होना चाहिए बाबू? 40%। यानी रिजल्ट में जनरल का 50 और ओबीसी SC ST का कितना होना चाहिए?
40% बाबू, वही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम कितना साल बोले बाबू? 17 साल। मैक्सिमम नीट का एग्जाम में यानी डॉक्टर बनने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है बाबू, जब तक आपका मन करे देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, एकदम पूर्वज तक देते रहिए बाबू, एकदम देते रहो, जब तक सांस चलते रहे देते रहो। और आदमी लोग बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, लेकिन आप नीट का एग्जाम देते रहो, देते रहो, देते रहो, जब तक नीट का एग्जाम नहीं निकले तब तक देते रहो बाबू। बाबू ये एग्जाम हर साल होता है, प्रत्येक साल में एक बार होता है बाबू, प्रत्येक साल होता है ना, साल में एक बार होता है। लगभग इसका फॉर्म है बाबू, इसका फॉर्म फरवरी से मार्च के बीच में है ना आ जाता है। फरवरी टू मार्च के बीच में इसका फॉर्म जो होता है आ जाता है, और इसका फिलअप भी हो जाता है। मार्च होते होते इसका फॉर्म भरने का समय भी खत्म हो जाता है बाबू। एग्जाम इसका बाबू, एग्जाम इसका मई के फर्स्ट या सेकेंड सप्ताह में हो जाता है बाबू, मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक या सप्ताह में हो जाता है बाबू इसका एग्जाम। बात समझ रहे हो? तो इसका फॉर्म कब तक आता है बाबू? फरवरी और मार्च तक आ जाता है। मार्च लास्ट होते होते इसका फॉर्म को भरने का डेट भी खत्म हो जाता है ना। साल में एक बार होता है बाबू, और इसका एग्जाम कब तक हो जाता है? मई के फर्स्ट या लगभग सेकेंड वीक में इसका खत्म हो जाता है एग्जाम बाबू। बात समझ रहे हो? साल में एक बार होता है। बात समझे? फॉर्म कब तक आ जाता है? फरवरी और मार्च के बीच में आ जाता है। एग्जाम कब तक होता है बाबू? मई का फर्स्ट सप्ताह में लगभग या सेकेंड सप्ताह में इसका एग्जाम खत्म हो जाता है बाबू। फी क्या है? फॉर्म का फी क्या है बाबू? फी क्या है ना? तो जनरल लोग के लिए नीट का एग्जाम का फी लगभग 1500 रुपया बाबू, 1500 रुपया है ना। और ओबीसी लोग के लिए कितना है? ओबीसी लोग के लिए लगभग 1400 रुपया है। एससी एसटी लोग के लिए कितना है बाबू? इन लोग के लिए लगभग 800 रुपया बाबू। ये फॉर्म का फी का दाम है बाबू। नीट के एग्जाम का फॉर्म का फी का यही दाम है लगभग। जनरल का कितना पड़ता है? 1500 जी। ओबीसी का कितना पड़ता है जी? ओबीसी का कितना पड़ता है? लगभग 1400। और एससी एसटी का कितना पड़ता है जी? लगभग 800 पड़ता है। बात समझे? तो ये फॉर्म का फी हो गया। कब आता है, कब एग्जाम इसका हो जाता है? साल में कितना बार होता है? एक बार होता है। थोड़ा कुछ और जानते हैं बाबू। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है बाबू? एग्जाम पैटर्न क्या है? कौन कौन सब्जेक्ट पूछता है, कितना नंबर का पूछता है बाबू? तो इसका एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है बाबू। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा बायोलॉजी से 2 पार्ट में बढ़ जाता है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी। तो तीसरा किससे रहेगा बाबू? बोटनी से रहेगा। और चौथा किससे रहेगा बाबू? जूलॉजी से रहेगा। किससे रहेगा? जूलॉजी से। फिजिक्स से कितना क्वेश्चन रहता है? 45। केमिस्ट्री से भी 45, बोटनी से भी 45, और जूलॉजी से भी कितना रहेगा? 45। तो बाबू यही 4 सब्जेक्ट से नीट एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी से 45 क्वेश्चन, और बोटनी से भी 45 क्वेश्चन। वैसे बाबू सभी से 50-50 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन नहीं बनाना है बाबू। 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बनाना आपको 45-45 ही क्वेश्चन है बाबू। बात समझे? सभी क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा बाबू? 4-4 नंबर का रहता है। सभी क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? 4-4 नंबर का रहता है बाबू। तो कितना हो गया? 180, 180, 180, 180। कुल कितना नंबर का हो गया बाबू? 720। कुल कितना नंबर का होता है? 720। प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का? 4 नंबर का। तो फिजिक्स से कितना क्वेश्चन? 45। 45 गुना 4 करेंगे कितना? 180। केमिस्ट्री से भी कितना नंबर? 180। बोटनी से भी 180, जूलॉजी से भी 180। टोटल कितना नंबर का पूछा जाता है बाबू? 720 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 720 नंबर का। अगर आप गलत बना देते हो यानी नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर रहता है बाबू। एक गलत क्वेश्चन पर कितना नंबर कटेगा? 1 नंबर कटता है बाबू। और जिस एग्जाम में नेगेटिव नंबर रहेगा ना बाबू, उस एग्जाम को थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है। समझे? समझ बूझ करके। अगर पूरा तरह से आप श्योर हो तबे उस क्वेश्चन के बनाओ, या 50-50 में हो तबे बनाओ। और अगर नहीं जान रहे हो बाबू तो गलती से भी मत टच करो, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर 1 नंबर दिख रहा है, लेकिन ये भारी भरकम नुकसान करता है बाबू। समझ गए? तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है बाबू। कितना समय मिलता है? 3 घंटा। 3 घंटा। 20 मिनट पढ़ने के लिए ज्यादा मिलता है, लेकिन कितना घंटा मिलता है? 3 घंटा। यानी 180 मिनट, 180 मिनट, 180 क्वेश्चन। 180 मिनट। क्वेश्चन भी कितना रहता है बाबू? 180 क्वेश्चन। तो कितना समय मिलता है? 3 घंटा, यानी 180 मिनट। और टोटल क्वेश्चन भी कितना रहता है? 180 क्वेश्चन, है ना। टोटल कितना नंबर का रहता है? 720 नंबर। बात को समझ रहे हो बाबू? ये एग्जाम लगभग 13 लैंग्वेज में भी होता है बाबू। 13 लैंग्वेज में होता है, 13 लैंग्वेज में। ये एग्जाम 13 लैंग्वेज में होता है बाबू।
समझे। आप जो लैंग्वेज में पसंद करते हो इस एग्जाम को देने के लिए, देखिए वो 13 लैंग्वेज में वो लैंग्वेज अगर आता है तो उस लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को भर करके आसानी से दे सकते हो बाबू। बात समझे। तो नीट एग्जाम का ये एग्जाम का पैटर्न है बाबू। फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन, बॉटनी से 45, जूलॉजी से 45 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितना नंबर का बाबू? 4 नंबर का। टोटल कितना नंबर का रहेगा? 720 नंबर का। नेगेटिव नंबर का कितना मिलता है बाबू? 1 नंबर। यानी क्वेश्चन गलत हुआ कितना नंबर कटेगा? 1 नंबर बाबू। समय कितना मिलेगा? 3 घंटा यानी 180 मिनट बाबू। टोटल क्वेश्चन भी कितना रहता है बाबू? 180 क्वेश्चन। कितना भाषा में एग्जाम होता है बाबू? 13 भाषा में एग्जाम होता है, 13 लैंग्वेज में। सुने, अब वो 13 लैंग्वेज में आपको जो लैंग्वेज पसंद हो, जो लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझते हो, जो लैंग्वेज आपके लिए इजी हो, जो लैंग्वेज में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हो, उस लैंग्वेज में इस एग्जाम को भर करके एग्जाम को दे सकते हो और आसानी से एक अच्छा रैंक ला सकते हो बाबू। चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं कि कितना गवर्नमेंट सीट है, कितना प्राइवेट सीट है, कितना जनरल वाले लोग नंबर लाएंगे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, कितना ओबीसी वाले लोग नंबर लाएंगे कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। थोड़ा बहुत ये भी बात समझते बाबू। देखो बाबू, लगभग गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज यानी वैसा कॉलेज जो सरकार के अंदर में हो, जिसका सारा खर्चा सरकार देता हो, है ना, वहां से अगर कोई डॉक्टर का कोर्स करना चाहता है, एमबीबीएस का कोर्स करना चाहता है, समझे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में लगभग कितना है बाबू? इंडिया में लगभग गवर्नमेंट कॉलेज जहां से एमबीबीएस का कोर्स होता है, जहां से पढ़ के आदमी डॉक्टर बनता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में लगभग बाबू 434 प्लस है, यानी 434 से लगभग ज्यादा है बाबू, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज। जिसमें सीट लगभग कितना है बाबू? सीट लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में है बाबू। गवर्नमेंट कॉलेज कितना है ना, गवर्नमेंट कॉलेज कितना है? एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया में पूरा, तो लगभग 434 है बाबू। सीट लगभग कितना गवर्नमेंट कॉलेज में? तो 50,000 55,000 के आसपास है बाबू। बात समझ रहे हो। प्राइवेट कॉलेज कितना है बाबू? प्राइवेट कॉलेज कितना है? तो प्राइवेट कॉलेज लगभग 330 से कुछ ज्यादा है बाबू, 330 से कुछ ज्यादा है। इसमें सीट कितना है बाबू? इसमें सीट लगभग 55-60 हजार के बीच में बाबू। इसमें सीट लगभग कितना है? 55-60 हजार के बीच में बाबू। तो टोटल हर साल कितना सीट के लिए एग्जाम होता है बाबू? टोटल हर साल अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का सीट को मिला दे बाबू तो लगभग 1,10,000 सीट के लिए एग्जाम होता है बाबू। 1,10,000 सीट के लिए एग्जाम होता है बाबू। बात समझ रहे हो। तो एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लगभग कितना बाबू? 434, लगभग इससे कुछ ज्यादा होगा। सीट कितना है बाबू गवर्नमेंट कॉलेज में? तो 50,000 और 55,000 के आसपास में है। प्राइवेट कॉलेज कितना बाबू? 330, लगभग इससे कुछ ज्यादा होगा। प्राइवेट कॉलेज में कितना सीट है बाबू? तो 55-60 हजार के बीच में सीट है। टोटल हर साल कितना सीट के लिए एग्जाम होता है बाबू? तो लगभग 1,10,000, 1,12,15,000 के बीच में, इतना ही सीट में लगभग हर साल नीट का एग्जाम होता है बाबू। अब देखिए, जो व्यक्ति जनरल का है, जनरल में है, जो व्यक्ति जनरल में है, अगर वो 600 नंबर लाते हैं बाबू, 600 नंबर लाते हैं, 600 नंबर, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है बाबू नीट में? 720 नंबर का, 720 नंबर का। अगर जनरल वाले लोग 600 नंबर लाते हैं, 600 नंबर लाने का मतलब कितना क्वेश्चन सही करेंगे वो? तो कम से कम 150 क्वेश्चन अगर वो सही करते हैं बाबू, लगभग 600 नंबर अगर वो लाते हैं, तभी उन लोग का एडमिशन कहां होगा? गवर्नमेंट कॉलेज में होगा बाबू। तभी उनका एडमिशन कहां होगा? गवर्नमेंट कॉलेज में होगा बाबू। एक अच्छा रैंक अगर वो लाते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं, लगभग 600 या उससे ज्यादा, तो उनका एडमिशन कहां होगा? गवर्नमेंट कॉलेज में। ओबीसी कितना क्वेश्चन सही करेंगे या कितना नंबर वो लाएंगे? तो ओबीसी को कम से कम इनसे 20-30 नंबर कम, यानी 500 के 80 के लमसम इनको नंबर लाना पड़ेगा बाबू। 580 के लमसम अगर ये नंबर लाते हैं तभी इनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। 580 का मतलब कितना क्वेश्चन? 145 क्वेश्चन के आसपास अगर ये सही करते हैं बाबू, तभी ओबीसी का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा बाबू। बात समझ रहे हो। और एससी एसटी लोग है ना, ज्यादा नहीं, इन लोग को 420 से लमसम 450 के बीच में नंबर लाना बाबू। 420 से 450 के बीच में इन लोग का नंबर लाना बाबू। यानी इन लोग 105 से लगभग कितना बोल सकते हो? 115 क्वेश्चन तक अगर सही बना लेते हैं बाबू, 105 से लगभग 115 क्वेश्चन तक अगर एससी एसटी वाले लोग सही बना लेते हैं, तो भी इन लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बाबू। बात समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कम पैसा में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो बाबू, कम पैसा अगर खर्च हो बाबू, ना के बराबर खर्च हो और आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हो, तो इसलिए कोशिश करना कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट कॉलेज
कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करने के लिए बाबू आप देख लो कि कितना क्वेश्चन लमसम अगर आप सही बनाओगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। आप जितना से जितना क्वेश्चन सही बना दोगे बाबू, जितना से जितना कोशिश करो सभी का सभी सही बनाने का, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा बाबू। तो जनरल का लमसम कितना नंबर लाना पड़ेगा? 600। लगभग कितना क्वेश्चन सही बनाना पड़ेगा? 150 बाबू। ओबीसी को लगभग कितना नंबर ले आएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? 580। क्वेश्चन लगभग कितना बनाएंगे? 145 के आसपास। एससी एसटी वाले लोग अगर 420 450 के बीच में नंबर ले आते हैं, यानी अगर उन लोग 105 110 112 115 116 17 के बीच में अगर क्वेश्चन बना लेते हैं सही सही बाबू, तो भी उन लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है अच्छा नंबर लाने के लिए, जितना से जितना हो सके क्वेश्चन सही बनाने के लिए, ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा बाबू तो ना के बराबर पैसा खर्चा होगा, कम पैसा खर्चा होगा, और आप आसानी से एमबीबीएस का कोर्स करके भविष्य में एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते बाबू। बात समझ रहे हो? प्राइवेट में जानते हो कितना खर्चा है ना? एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए प्राइवेट में लगभग बाबू 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख कभी कभी करोड़ों खर्चा हो जाता है बाबू, करोड़ों खर्चा हो जाता है। इसलिए प्राइवेट कॉलेज से बचना है। और आप तभी बच सकते हो प्राइवेट कॉलेज से जब आप बेहतरीन तरीका से नीट का एग्जाम का तैयारी करोगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन जगह पर जाकर के, एक बेहतरीन कोचिंग में एडमिशन लेकर के, एक बेहतरीन टीचर लोग के संपर्क में रह करके अगर आप नीट का एग्जाम का तैयारी करते हो और अच्छा नंबर लाने का कोशिश करते हो और गवर्नमेंट में अगर आप एडमिशन ले लेते हो बाबू, समझिए आप कम खर्चा में एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो बाबू। और अगर अच्छा नंबर नहीं लाते हो, रैंक आपका खराब हो जाता है बाबू, तो आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना होगा। और प्राइवेट का खर्च जानते हैं बाबू, 50 60 70 लाख 80 लाख 90 लाख करोड़ों खर्चा हो सकता है बाबू। लेकिन एक बात जानो, नीट का एग्जाम में अपर एज नहीं होता है बाबू, यानी मैक्सिमम एज पर कोई भी लिमिट नहीं है बाबू, जब तक आप दे सकते हो। इसलिए कोशिश करते रहो बार बार देने के लिए, है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त करने का कोशिश करो बाबू, इतना रैंक अच्छा ले आओ, इतना रैंक बेहतरीन लाने का कोशिश करो ताकि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो बाबू। समझे? गवर्नमेंट कॉलेज लगभग कितना इंडिया में 434 के लमसम है बाबू। सीट कितना है? 50-55 हजार के बीच में है। तो कोशिश करो 50-55 हजार के बीच में ही आपका रैंक आ जाए बाबू। प्राइवेट कॉलेज कितना? 330 प्लस के लमसम है। इसमें कितना सीट है? इसमें भी इतना ही बाबू, इसमें भी 55-60 हजार के लमसम में है। टोटल कितना सीट पर हर साल नीट का एग्जाम होता है बाबू? 1,10,000 1,15,20 हजार के लमसम पर एग्जाम होता है बाबू। अगर बाबू आप नीट एग्जाम में पूरा हाईएस्ट रैंक लाते हो, एकदम टॉप में रहते हो, तो देखिए कौन सा कोर्स आपको पहले मिलेगा बाबू। नीट एग्जाम में अगर आप सबसे बेहतरीन रैंक लाते हो, एकदम 1 रैंक लाते हो, टॉप 10 में रहते हो, या बहुत ही बेहतरीन रैंक लाते हो, तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस कोर्स मिलेगा बाबू। एमबीबीएस कोर्स सबसे पहले, इस कोर्स का फुल फॉर्म होता है बाबू बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब जो बंदा इस कोर्स को करता है बाबू, वह मेडिसिन का बेहतरीन डॉक्टर बनता है बाबू। मेडिसिन मतलब दवाई का बेहतरीन डॉक्टर बनता है, और सर्जरी का बेहतरीन डॉक्टर बनता है बाबू। देखते हो ना, ये सर्जरियन वो सर्जरियन, सर्जरी का जो डॉक्टर होता है ना बाबू, वो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर होता है बाबू, बहुत ही हाई लेवल का डॉक्टर होता है। तो जो टॉप में रहते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन रैंक लाते हैं, उन्हीं को एमबीबीएस का कोर्स मिलता है बाबू। बात समझ रहे हो? अगर ये कोर्स आपसे छूट गया किसी कारण, थोड़ा बहुत खराब रैंक आ गया बाबू, तो दूसरा जो कोर्स है वो बीडीएस कोर्स है बाबू। यही दोनों कोर्स इंपॉर्टेंट है बाबू। नीट का एग्जाम के थ्रू कोशिश करो अच्छा रैंक ला करके ये दोनों कोर्स को पकड़ने के लिए। अगर एमबीबीएस नहीं मिल पाया तो कोशिश करो बीडीएस कोर्स पकड़ने के लिए बाबू। बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल मतलब दांत का सर्जरी, दांत के बारे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनो। बात समझ रहे हो? तो नीट एग्जाम में जो एकदम रैंक खतरनाक लाते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले एमबीबीएस का कोर्स मिलता है। बात समझे? एमबीबीएस का मतलब हुआ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बाबू। यानी मेडिसिन यानी दवाई का एकदम सुपर डुपर डॉक्टर बनोगे बाबू, सर्जरी का एकदम डॉक्टर बनोगे बाबू, एकदम हाई लेवल का डॉक्टर बनोगे। बीडीएस अगर ये नहीं मिला आपको कोर्स, तो दूसरा कोर्स आपको लेना है बीडीएस, कोशिश करो लेने का। बीडीएस का मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब दांत का डॉक्टर बनो बाबू। बात समझे? तो ये दोनों में से किसी एक कोर्स को आपको कोशिश करना बाबू हासिल करने का। इसलिए सबसे बेहतरीन रैंक लाइए। अगर एमबीबीएस का कोर्स आपको मिल गया तो समझिए आपका लाइफ बदल गया, एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगे बाबू, है ना। एकदम नाम कमाओगे, फेमस हो जाओगे, जाने पहचाने डॉक्टर बन जाओगे बाबू, है ना। और अगर ये कोर्स नहीं मिलता है तो कोशिश करो बीडीएस कोर्स करने का, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब दांत के बारे में एक बेहतरीन डॉक्टर बनो बाबू। और कोर्स है, ऐसा नहीं कि अगर ये दोनों कोर्स नहीं मिला तो आप नीट का एग्जाम बेकार दिए, बेकार हो गया, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। और बहुत सारा कोर्स है बाबू, जैसे होम्योपैथी का डॉक्टर आप बन सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। और क्या बन सकते हो? आयुर्वेदिक का डॉक्टर बन सकते हो बाबू। आयुर्वेदिक में बड़ा बड़ा
डॉक्टर बन सकते हो। अगर ये दोनों कोर्स नहीं पकड़ाया कोई बात नहीं बाबू, आप इसी एग्जाम के थ्रू हेम्योपैथी का भी बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर बन सकते हो बाबू, आयुर्वेदिक का भी बड़ा बड़ा डॉक्टर बन सकते हो बाबू, बात समझ रहे हो, फिजियोथेरेपी का भी आप डॉक्टर बड़ा बड़ा बन सकते हो बाबू, पशु चिकित्सा का भी आप डॉक्टर बन सकते हो बाबू। यहाँ तक कि आप अच्छा कॉलेज में, अगर आपको टॉप रैंक वाला कॉलेज से नर्सिंग कोर्स करना, बीएससी नर्सिंग वगैरह, तो आप इस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो बाबू। बात समझ रहे क्या क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है बाबू कि एमबीबीएस और बीडीएस अगर कोर्स नहीं पकड़ाया तो बेकार हो गया मेरा मेहनत, है ना, बेकार का नीट का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। अरे बहुत सारा कोर्स है बाबू जिसमें आप इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो और एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। जैसे होम्योपैथी का हो गया, आयुर्वेदिक का हो गया, पशु चिकित्सा का डॉक्टर हो गया, और आपका फिजियोथेरेपी का डॉक्टर हो गया, और बहुत सारा कोर्स है बाबू जिसमें आप एडमिशन लेकर के इसी एग्जाम के थ्रू आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हो। नर्सिंग का कोर्स अगर आप अच्छा कॉलेज से करना चाहते हो, टॉप कॉलेज से करना चाहते हो, तो उसमें एडमिशन भी आपको इसी एग्जाम के थ्रू लेना बाबू। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये दोनों कोर्स अगर नहीं मिला तो बेकार हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर आपको आयुर्वेदिक में भी अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है, हेम्योपैथी में भी अगर अच्छा कॉलेज आपको मिल जा रहा है, फिजियोथेरेपी में अगर अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है, नर्सिंग वगैरह कोर्स करने के लिए अगर आपको टॉप रैंक वाला कॉलेज मिल जा रहा है, तो जरूर आप ले सकते हो और वहां भी आप कोर्स को करके एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हो, एक अपना पहचान बना सकते हो। बात समझ रहे बाबू। देखिए क्या क्या कोर्स आप इस एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं, ये सारा कोर्स आप इस एग्जाम के थ्रू कर सकते हो। बात समझ में आया। ये सारा कोर्स BAMS, BUMS, BSMS, BHMS, BPT, BNYS, BOT, BBSC एंड AH, BSc नर्सिंग, ये सारा कोर्स करने के लिए आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा बाबू। यही सारा कोर्स है। आयुर्वेदिक में जा सकते हो आप, ये हेम्योपैथी में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, तो ये सारा कोर्स भी कर सकते हो आप इस एग्जाम के थ्रू बाबू। ये नहीं सोचना कि ये दोनों नहीं पकड़ाया तो बेकार हो गया। बात समझे। कुछ कुछ एग्जाम होता है बाबू जिसके लिए नीट का एग्जाम देने का कोई जरूरी नहीं है, जैसे B फार्मा, D फार्मा, है ना, ANM, GNM, BSc नर्सिंग भी आप बिना नीट के एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं बाबू, समझे। अगर आपको टॉप रैंक वाला कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है तो कोशिश करना इस एग्जाम के थ्रू जाने के लिए, और अगर आप इस एग्जाम को नहीं देते हो तो भी आप BSc नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बाबू, कोई जरूरी नहीं इस एग्जाम को देने के लिए। जैसे बाबू B फार्मा हो गया, है ना, B फार्मा, D फार्मा हो गया, ANM का कोर्स होता है नर्स के लिए, GNM का कोर्स होता है ना, लाइव का कोर्स हो गया बाबू जिसको BMLT बोला जाता है, पैरामेडिकल कोर्स हो गया बाबू, BSc नर्सिंग का कोर्स हो गया। ये सारा कोर्स के लिए आपको नीट का एग्जाम देने का कोई जरूरी नहीं है बाबू। बात समझ रहे हो। छोटा छोटा जो कोर्स है, लैब टेक्नीशियन का, BMLT का, B फार्मा, D फार्मा, ANM का, GNM का, BSc नर्सिंग का, पैरामेडिकल कोर्स का, BPT का, ये सब के लिए कोई जरूरी नहीं है नीट का एग्जाम देने के लिए। बात समझ रहे हो बाबू। तो ये था नीट एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।